लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी है, जिसकी वजह से विधायी कार्य व्यापार नहीं हो पा रहा है। जो स्थिति पिछले हफ्ते थी, यानी लगातार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा था, वो स्थिति आज भी देखने को मिली। विपक्ष की तरफ से सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भेदभाव कर रहे हैं और विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं। विपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि जब तक एलओपी सदन के अंदर अपनी बात नहीं रखेंगे, तब तक अपना वो लोग हंगामा बंद नहीं करेंगे और नई सदन की कार्रवाई को चलने देंगे। और आज भी विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ था। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। वैसे कई सारे मुद्दे भी आज देखने को मिले। विपक्ष की तमाम पार्टियां अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील पर भी बहस जा रही हैं, उसमें प्रधानमंत्री से जवाब मांग रही हैं। तो दूसरी तरफ महिला सांसदों ने भी पत्र लोकसभा अध्यक्ष को लिखा है कि जो पीएम के साथ जो स्थिति हुई थी और लोकसभा अध्यक्ष ने जो बात आसन से कही थी, उस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए लगभग 7-8 महिला सांसदों ने चिट्ठी लिखी है। उसके साथ साथ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री सदन के अंदर आने से बच क्यों रहे हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, और जब तक नहीं बोलने दिया जाएगा तब तक वो लोग सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। तो जो हंगामा पिछले हफ्ते देखने को मिला था, ठीक वही स्थिति, वही दृश्य आज भी लोकसभा के अंदर देखने को मिला। बार बार सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया और फिर बाद में पूरे दिन के लिए ही स्थगित कर दिया गया। और आगे सदन की कार्रवाई चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, इस बात पर निर्भर है कि अगर विपक्ष सहमत हो जाए और सरकार के साथ वो बात करे तो कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है और देखा जाए तो ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है जो 11 फरवरी को पेश होना है। लेकिन सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के तमाम सदस्य हैं, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसमें चाहे हम SIR की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के? नहीं, बेसिक मुद्दा तो किसानों का है, गरीबों का है, नौजवानों का है, लेकिन इसके साथ साथ जो सरकार फार्म से साथ भर करके पीडीए के लोगों का वोट काट रही है, अहम मुद्दा इसका होने वाला है। इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर आप लोग जानने वाले हैं? अभी तो हमने बताया ना, गरीबी है, बेरोजगारी है, नौजवानों की बेरोजगारी है, पढ़ाई है, लिखाई है, दवाई है, सब है, सड़क है, सारे मुद्दे हैं। सरकार बोल रही है कि विपक्ष अगर मुद्दों के साथ आएगा तो हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं और सरकार जनहित के मुद्दों से हट रही है। ये बजट सत्र है, अगर पिछला बजट सरकार ने खर्च नहीं कर पाया तो फिर बजट सत्र का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि सरकार की रुचि विकास कार्यों में नहीं है। तो तमाम मुद्दे हैं, बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं। आज किसानों की ज़मीन अमेरिका के हाथों गिरवी रखी जा रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं इस वक्त यहाँ पर विधानसभा परिसर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे मेरठ की बात करें, युवाओं की बात करें, SIR की बात करें, तो इन तमाम मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की तैयारी है। हालांकि सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि अगर विपक्ष मुद्दों के साथ आएगा हाउस में तो विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। परीक्षा का समय आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, यानी परीक्षा पर चर्चा। प्रधानमंत्री ने इस साल भी विद्यार्थियों से, उनके गार्जियन से और शिक्षकों से परीक्षा पर चर्चा की, यानी परीक्षा पर चर्चा 2026। ये 9वां साल था प्रधानमंत्री का विद्यार्थियों के साथ परीक्षा के ऊपर चर्चा करने का, और इसमें करोड़ों विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया, उनसे बात की, कई सारे उन्हें टिप्स दिए, मंत्र बताए और उन्हें ये भी कहा कि वो बिल्कुल तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें और परीक्षा की तैयारी करें। विद्यार्थियों ने भी बहुत सारे उनसे सवाल पूछे। 6 फरवरी को पहला एपिसोड, यानी 9वीं बार हुआ था, तो 9वें साल का ये पहला एपिसोड 6 फरवरी को सामने आया था और दूसरा एपिसोड आज आया। इसमें अलग अलग राज्यों के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा की, चाहे वो असम का हो, गुजरात का हो, तमिलनाडु का हो, राजस्थान का हो, सभी राज्यों के विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। और
कई तरह के सवाल भी विद्यार्थियों ने पूछे। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर पहलगाम तक के सवाल भी प्रधानमंत्री से पूछे गए। स्टार्टअप के ऊपर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर भी खुलकर बात की। जब भी प्रधानमंत्री विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा करते हैं तो बहुत सहज स्थिति में चर्चा करते हैं, ताकि वहाँ भी विद्यार्थियों को कोई तनाव न मिले कि प्रधानमंत्री सामने हैं तो कैसे बोलें, क्या बोलें। खुलकर चर्चा करते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी जो परीक्षा है, एग्ज़ाम है, वह लास्ट नहीं है, अंतिम नहीं है। आगे बहुत सारे परीक्षाएं होती रहेंगी, इसलिए तनाव मुक्त होकर बात करें। पिछले 9 बार से पीएम परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, यानी ये 9वां एपिसोड था। तो 9वें एपिसोड का दूसरा भाग आज हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ खुलकर चर्चा की। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, विजय स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तकरीबन 5 साल बाद उत्तराखंड भाजपा और सरकार की कोर कमेटी की एक बैठक होने जा रही है और ये बैठक 14 फरवरी को प्रस्तावित है। इसी दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा उत्तराखंड आ रहे हैं और ये एक हैरतअंगेज बात है कि पिछले 4.5-5 साल से यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक ही नहीं हुई थी। अभी गवर्नमेंट और संगठन ने इनिशिएटिव लिया है और ये कोर कमेटी की बैठक जेपी नड्डा की मौजूदगी में 14 तारीख को यानी 14 फरवरी को होगी। 14 फरवरी को जेपी नड्डा का उत्तराखंड का दौरा है और वो एक प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग भी लेंगे। उस कोर कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, चूँकि कोर कमेटी पुनर्गठित भी होनी है, अभी उसमें कौन कौन लोग रहेंगे। परंपरागत तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को उसमें रखा जाता है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भी उसी तरह के मेंबर होते हैं या नए रिजीम में नई व्यवस्था होती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। स्क्रैप माफिया रवि काना की बांदा जेल से रिहाई के मामले में ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो जारी है। अभी तक जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर को सस्पेंड करने के साथ साथ 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं दूसरी तरफ डीआईजी जेल प्रयागराज के द्वारा जो जांच की गई थी वो जांच रिपोर्ट भी शासन को सौंप दी गई है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार जेल अधीक्षक की भी इसमें खामियां पाई गई हैं। उसके अलावा जेलर और डिप्टी जेलर के साथ साथ जेल के अन्य स्टाफ को लेकर जो रिपोर्ट है वो शासन को सौंपी गई है और उस रिपोर्ट में 3 अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत होने की बात सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। फिलहाल सस्पेंशन की कार्रवाई हो चुकी है, विभागीय जांच चल रही है और इस पूरे मामले में जेल के अंदर से जो सीसीटीवी कैम की फुटेज और जेल के बाहर से जो सीसीटीवी की फुटेज थी उसको भी जांच का आधार बनाया गया है। और अब शासन स्तर पर इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है, क्योंकि सरकार सीधे तौर पर जो माफिया हैं, संगठित गिरोह चलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। दूसरी तरफ एक बड़े माफिया को जेल से जल्दबाजी में छोड़ने का मामला अब काफी सुर्खियों में नजर आ रहा है और इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई फिलहाल देखी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में मज़ारों पर नोटिस चस्पा किए जाने का सिलसिला जारी है। कुल 6 मज़ारों पर नोटिस चस्पा की गई थी और जवाब मांगा गया था कि आखिर यहाँ कैसे हैं, जिसमें से 5 ने कोई दबाव नहीं दिया। एक मज़ार की तरफ से जवाब प्रेषित किया गया जहाँ उनसे कहा गया कि चूँकि 47 के पहले से है तो लिहाजा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके तहत है। उसके अलावा फिर दोबारा जो सभी थे उनको फिर नोटिस इशू किया गया है। सभी 6 मज़ारों को जिसने नोटिस का जवाब दिया उससे पूछा गया कि भाई आप इसके दस्तावेज दीजिए। बाकी ये जो 5 मज़ारे हैं वहाँ पर जो है किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया और उसके लिए फिर 15 दिन का समय मांगा गया कि आप इस मामले में अपना जवाब दीजिए। आप लोग जुड़े हुए इस मज़ार कमेटी से क्या? जी, हरे जितनी मज़ारें हम लोग मुसलमान लोग सब एक दूसरे से जुड़े, दूसरे हमसे ज़्यादा तो यहाँ हिंदू भाई जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमसे ज़्यादा तो हिंदू भाइयों की आस्था है। नोटिस पे 15 दिन का जब जवाब मांगा था तो जवाब दिया गया? कोई जवाब नहीं, देना भी नहीं चाहिए। ये सब मंदिर, मस्जिद, मज़ारें, ये सब देश के गौरव की चीज़ें हैं। इनको तोड़ फोड़ की और इनको हटाने की चीज़, ये नौकरी करने आए हैं कि यहाँ पे ये सब करने आए? सामान्य सा किसी ने नोटिस दिया कि आपकी मज़ार कब से बनी हो, कोई दस्तावेज दे दीजिए, तो देने में क्या एतराज़ है? हम कहते हैं इसके दस्तावेज कौन दे पाएगा, ये बताइए। जितने लोग हैं यहाँ पर कौन दस्तावेज दे पाएगा? तो फिलहाल कुल 6 मज़ारें थी जो चिन्हित की गई थी मेडिकल कॉलेज में, जिसमें से 5 ने जवाब नहीं दिया, 1 ने जवाब दिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन उससे असंतुष्ट है और फिर सभी 6 मज़ारों को नोटिस चस्पा करके अगले 15 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए निर्देश दिया गया है। प्रोफेसर के सिंह की तरफ से ये नोटिस जारी की गई है। लखनऊ से वीडियो सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। कानपुर में लंबोर्गिनी कार से हुए हादसे के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पहले एफआईआर अज्ञात के नाम पर दर्ज हुई, बाद में पुलिस ने
मामले में शिवम मिश्रा को आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस की टीम जब शिवम मिश्रा के घर जांच करने के लिए पहुंची तो दरवाजा नहीं खोला गया। आप देख सकते हैं कि ये के मिश्रा तंबाकू कारोबारी का घर है, जहां पर पुलिस जांच करने के लिए पहुंची थी, लेकिन काफी देर तक पुलिस के लोग दरवाजा खटखटाते रहे। इसके बावजूद भी गेट नहीं खोला गया। पुलिस बयान दर्ज करने के लिए, पूछताछ करने के लिए यहां पर पहुंची तो शिवम मिश्रा ने पुलिस को सहयोग करने के बजाय घर का दरवाजा ही नहीं खोला और पुलिस को बैरंग वापस लौटना पड़ा। हालांकि उनके वकील यहां पर पहुंचे और उन्होंने शिवम मिश्रा के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि शिवम मिश्रा हादसे के वक्त गाड़ी में मौजूद जरूर था, लेकिन वह गाड़ी नहीं चला रहा था। जैसा कि पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि सारा दोष किसी और के ऊपर डालने की कोशिश की जाएगी, उसका नैरेटिव तैयार कर लिया गया है। जिस तरीके से वकील ने यह बात कही कि घटना के वक्त शिवम मिश्रा वहां मौजूद था, लेकिन गाड़ी वो नहीं चला रहा था, यानी कि तैयारी ये है कि दोष ड्राइवर के ऊपर डाला जाए, उसकी जमानत करा ली जाए और शिवम मिश्रा को बचा लिया जाए। हालांकि जब मौके पर यह हादसा हुआ तब शिवम मिश्रा ने नाटक किया कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, जिसके चलते बाउंसर उसे आसानी से वहां से बचा करके ले आए और उसे ला करके घर में छोड़ दिया। वीडियो जनता से श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। प्रतिबंध के बाद भी चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों में कमी नहीं आ रही है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो राजधानी लखनऊ में 4 लोग चाइनीज मांझे से घायल हो चुके हैं और 1 की मौत हो चुकी है। ऐसे में हम जमीनी हकीकत समझने के लिए पहुंचे हैं, क्या वाकई में दुकानों पर चाइनीज मांझे बिक रहे हैं या चाइनीज मांझों को लेकर दुकान के लोग कितने सक्रिय हैं, कितना गंभीरता से इसे ले रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं चाइनीज मांझे से बहुत सारी हादसे हुए। लखनऊ में 4 घटनाएं हो गई, 1 की मौत भी हो गई। तो चाइनीज मांझे प्रतिबंध के बाद भी क्या बिक रहे हैं? देखिए, जिनके पास है वो उड़ा तो रहे हैं, और चाइनीज़ मांझा सरकार ने बिल्कुल बैन कर रखा था पहले से, और अब योगी जी के और आदेश हो गया बिल्कुल सख्ती से बैन करने के लिए। वो तो मांझा खैर बिल्कुल बैन कर दिया गया है, और वो उसकी बिक्री ऑनलाइन ही ज़्यादा होती थी। हम लोग की दुकानों पे टोटल कॉटन का ही मांझा बिकता था, और बचकाने टाइप का सामान देखिए अभी आए हैं लेने, पन्नी की पतंगें या सद्दी बच्चों की छोटी फिटकियाँ, ये सब की बिक्री हम लोग के पास है। बाकी ये मांझे की चाइनीज़ मांझे का तो ये सब ऑनलाइन ही काम था। अभी किस तरह के मांझे आपके पास हैं अगर हम बात करें तो? चूँकि बहुत सारे आप लोग मांझे बेच रहे हैं, और इन मांझों में और चाइनीज़ मांझों में क्या अंतर होता है? देखिए, चाइनीज़ मांझा जो होता है वो जो है प्लास्टिक पे होता है। ये मांझा जो हम लोग का देखिए काटन पे, इसमें अगर ज़्यादा हम खिंचाव पड़ेगा या ज़रा सा भी दबाव पड़ेगा तो ये देखिए कच्चा होता है एकदम। ये इसको कच्चा मांझा का पट्ट से टूट जाता है। और चाइनीज़ मांझा इसके बनस्पत वो जो है प्लास्टिक पे होता है, नायलॉन पे होता है। अगर आप इसको तोड़ने की भी खूब कोशिश करेंगे तो वो टूटेगा नहीं। जैसे ये टूट रहा, पकड़ा चट्ट से अलग हो गया, वो टूटता नहीं, खिंच जाता, बैठ जाता, वो जो है काट देता है। लखनऊ से बुढ़न सफलसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। नोएडा में पुश्ते के किनारे रहने वाले तकरीबन 2.5 लाख लोगों की मांग को लेकर आज किसान परिषद के लोग सेक्टर 16 बिजली दफ्तर में पहुंचे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो भारी संख्या में लोग हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन लोगों का कहना है कि पुश्ते के पार यानी डूब इलाके में जो भी कॉलोनी बनी है उन सबको पानी और बिजली की व्यवस्था की जाए, और बिजली और पानी की व्यवस्था को लेकर तमाम भारी संख्या में जो लोग हैं वो आज यहाँ देखने को मिले। अरोला से पैदल मार्च निकालते हुए सेक्टर 16 बिजली घर तक पहुँचे, और साफ तौर पर कहना है कि जब तक बिजली की मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक इसी तरीके से जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। उस इलाके में रहने वाले तमाम लोगों को मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर पहले भी धरना दिया गया था, लेकिन आश्वासन दिया गया, कनेक्शन नहीं मिले। अब एकजुट होकर दोबारा से तमाम लोगों की भीड़ भारतीय किसान परिषद के नेतृत्व के तले यहाँ पर पहुंची, और बैनर पोस्टर लेकर इस तरीके के ये जो बैनर पोस्टर है इसी तरीके के बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे। क्या समस्या आप लोगों के यहाँ? सर, लाइट नहीं है हमारे पास। कितने दिन से नहीं है? सर, कभी नहीं लाइट, तो बस 10 साल हो गए लाइट के लिए। नोएडा में रहते हैं सर, लाइट नहीं है बिल्कुल भी। कैसे रहते हो वहाँ पर बिना? भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बच्चों की बीमारी में कुछ भी कोई भी नहीं है, कुछ भी ना पानी है, ना बिजली है, ना रास्ते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना को बढ़ाते हैं, जहाँ 2.5 लाख लोग नोएडा में, दिल्ली के तो नज़दीक, तो पूरे देश का क्या हाल है आप समझ सकते हैं। बिजली पानी की मांग को लेकर नारे प्रदर्शन करते हुए तमाम लोग यहाँ पहुँचे, और अब अनिश्चितकालीन धरना देने की जो बात है वो इनकी तरफ से की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा।
उत्तराखंड में पर्यटन विभाग ने वन विभाग के साथ मिलकर पर्वतारोहियों के लिए 83 नई पीक खोल दी है और इन पर बहुत जल्द ही माउंटेनियरिंग का काम शुरू होगा और जितने भी लोग अपने देश से यहाँ पर्वतारोहण करने के लिए आएंगे उनका जो शुल्क एक जमा होता है वो पर्यटन विभाग खुद करेगा। इसके अलावा विदेशी जो पर्यटक हैं, विदेशी पर्वतारोही हैं, वो भी आएंगे। वन विभाग से बातचीत करने के बाद 83 पीक आइडेंटिफाई कर ली गई है, उनको खोला जा रहा है कि ताकि लोग यहाँ आएँ और पर्वतारोहण करें। इससे वहाँ पर जो ग्रामीण आजीविका चलाने वाले लोग हैं उनकी आजीविका को बूस्ट मिलेगा, उनको फ़ायदा होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और जो गाइड हैं जो पर्वतारोहियों के साथ चलते हैं उनकी संख्या में भी एक बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए एक ट्रेनिंग का पार्ट भी पर्यटन विभाग ने रखा हुआ है। ये मान के चलिए कि पूरे भारतवर्ष में जो हम लोगों ने 83 पीक्स वगैरह खोली हैं उसमें पहली बार जितने भी माउंटेनर्स हमारे आएंगे, जितने पर्वतारोही हमारे आएंगे, चाहे इंडिया के हों या विदेश से भी हों, तो एक जो पहले एक व्यवस्था चलती रहती थी कि हर जगह से उनको परमिशन लेनी पड़ती थी, हर जगह पे उनको फीस वगैरह जमा करना पड़ता था, शुल्क वगैरह जमा करना पड़ता था, तो वो लगभग उनकी ये बाध्यता लगभग हम लोगों ने कम कर दी है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। नोएडा प्राधिकरण का 55 डिफॉल्टर बिल्डरों पर तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का बकाया है और इन तमाम बिल्डर्स के यहाँ 2 लाख ऐसे फ्लैट हैं जो नहीं बनाए गए। वहीं तकरीबन 90,000 के आसपास ऐसे फ्लैट खरीदार हैं जिनको अभी तक मालिकाना हक नहीं मिला और एक के बाद एक बिल्डर फिलहाल डिफॉल्टर होता हुआ जा रहा है। सुपरटेक की 16 परियोजनाएं भी अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दे दी गई हैं, उनको दूसरे डेवलपर बनाएंगे। तो इस तरीके से एक के बाद एक जो बिल्डर हैं वो लगातार दिवालिया घोषित हो रहे हैं। प्राधिकरण का जो पैसा है वो लगातार फंसता हुआ जा रहा है। इस पैसे की वसूली के लिए अब नोएडा प्राधिकरण विधिक राय ले रहा है और विधिक राय लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को रखेगा और को डेवलपर के तौर पर सामने आएगा। यानी जो अधूरी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं में को पूरा करने का काम प्राधिकरण करेगा ताकि उसके पैसे की वसूली हो सके। तमाम बिल्डरों से बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी पैसा नहीं मिल पाया है। वहीं दूसरी तरफ जिन निवेशकों ने अपना पैसा बिल्डर प्रोजेक्ट में लगाया है फ्लैट के लिए, ना तो उनको मालिकाना हक मिल पाया है ना फ्लैट मिल पाया है। ऐसे तकरीबन 3 लाख के आसपास लोग हैं जिनको पोजीशन मिलने में देरी हुई या तो फिर फ्लैट में मालिकाना हक मिलने में देरी हुई। फिलहाल अब देखना होगा प्राधिकरण की इस लड़ाई में किस तरीके का रुख कोर्ट का रहता है, क्योंकि काफ़ी समय से देखा जा रहा है तमाम अधूरी जो परियोजनाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं और पूरी ना होने के चलते बिल्डर जो हैं डिफॉल्टर घोषित होते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हासिल की है। अंतर्राज्य गैंग है उसका पर्दाफाश किया है। ये लोग ऑनलाइन जो ठगी कर रहे हैं, उस जो गैंग के जो सदस्य है वो है जो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से जो महंगी जो चीज़ें हैं वो मंगाते थे, उसी के कर्मचारी थे ये लोग। जो नकली आईडी से जो मोबाइल और जो कीमती चीज़ है वो मंगाते थे उसको रिप्लेस कर रहे थे। स्पेशल गुल की मदद से इनको जो उखाड़ा जाता था, सील जो है वो खोला जाता था। पुलिस ने 2.5 मिनट का जो वीडियो बना के डेमो किया। पुलिस भी चौकन्नी रह गई कि इनकी जो एमओ थी वो अजब प्रकार की थी, क्योंकि पहली बार ऐसी एमओ देखी गई है। पुलिस ने जो महंगी चीज़ों के साथ 20,50,000 का जो माल है वो फिलहाल जब्त कर लिया है। अभी भी 2 आरोपी फरार है, 5 आरोपी को हिरासत में ले लिया है। ये अंतर्राज्य गैंग है, राजस्थान, एमपी और गुजरात में फैली हुई है। ये लोग जो नकली आईडी से ऑर्डर करते थे और कंपनी को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा देते थे। कैमरामैन नितल खत्री के साथ बलदेव ब्रह्मक क्षत्रिय, अहमदाबाद। महिलाओं की तिजोरी की शान के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और तिजोरी की शान में कहीं ना कहीं फीकापन नजर आ रहा है। ऐसे में अगर आज सोमवार की बात की जाए और सोने के दामों की बात की जाए तो सोने के जो दाम हैं वो 10 प्रति ग्राम के हिसाब से सोने के दाम में 2200 रुपये की बढ़त हो गई है। वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी 12,000 रुपये प्रति किलो उछाल लेती हुई मार्केट में आज नजर आई है। ऐसे में तिजोरी की शान फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों को शादी ब्याह की तैयारी करनी है वो अब 1-1, 2-2 तोले के सामान ना खरीद कर कम करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ तौर पे देखा जा सकता है कि मार्केट के अंदर में सोने चांदी के दाम जब आसमान की ओर बढ़ते हुए छलांग लगा रहे हैं, तो ऐसे में जो लोग बड़े पैमाने पर शादी ब्याह की तैयारी कर रहे हैं वो अब
कम कटौती करते हुए सोने के आइटम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से अगर ग्राहकों की बात की जाए तो ग्राहकों का साफ तौर पे कहना है कि वह जब घर से निकलते हैं तो ये सोच कर निकलते हैं कि वो जब सोने की खरीदारी करेंगे तो 4 आइटम लेंगे, लेकिन 2 आइटम तक वो सीमित रह जाते हैं। बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में कहीं ना कहीं सोने के और चांदी के दाम लगातार उछाल लेते हुए इस बात के संकेत दे रहे हैं कि अब सोना खरीदना आसान नहीं है। हालांकि अगर डॉलर की बात की जाए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के निवेश की बात की जाए तो ये बढ़त कहीं ना कहीं सोने और चांदी के लिए ज़्यादा बड़े संकेत देती हुई नजर आ रही है। ऐसे में शादी ब्याह करना या किसी फंक्शन के में किसी को सोना गिफ्ट करना अपने आप में इस बात के संकेत दे रहा है कि बढ़ते हुए सोने के दाम अगर इसी तरह रहे तो बीते दिन जिस तरह से सोने के दामों के अंदर में बदलाव देखा गया था और आज फिर सोने के दाम ने छलांग लगाई है तो कहीं ना कहीं ये आसमान छू जाएंगे और गरीब व्यक्ति के निगाह से भी सोना दूर होता हुआ नजर आएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।